हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेडागोजी के, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी कराने वाले हैं। CDP SST दोनों की क्लासेस चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर किसी भी क्वेश्चन का डाउट आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन से लिख लेती। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो मदद, इसका फोल्डिंग, सहपाठी शिक्षण, सहपाठी परामर्श, टीम शिक्षण। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, हालांकि किसी के मार्गदर्शन या सहयोग से लिख लेती। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो मदद या इसका फोल्डिंग। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इसका फोल्डिंग क्या होता है? मदद करना। इसका फोल्डिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक या सहपाठी किसी बच्चे को किसी समस्या को हल करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो सके। तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग होता है, वह क्या कहलाता है? तो मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, गत्यात्मक कौशल अधिगम, संरचना अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधारणा अधिगम। अवधारणा अधिगम में बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि, तर्क और विश्लेषण का प्रयोग करना होता है, जिससे बच्चे किसी विशेष विषय या विचार को समझते हैं और उससे संबंधित अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, संरचनावादी, संरचनात्मक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र भाषावाद। समग्र भाषावाद क्या होता है? इसमें बच्चों के कुल भाषा प्रयोग, उनकी समझ, विचार और उनकी अभिव्यक्ति की सराहना की जाती है, जबकि इसमें छोटी छोटी गलतियों जैसे वर्तनी की गलतियों को सुधारने के बजाय उनके समग्र संवाद कौशल पर ध्यान दिया जाता है। तो पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषा अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। दूसरा है, किसी बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षण आरंभ करना चाहिए। तीसरा है, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा करेक्ट, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण को आरंभ करना चाहिए। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यदि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो बच्चों की स्थानीय भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आपके शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है। आप बच्चों की भाषा के माध्यम से शिक्षा शुरू कर सकते हैं। आप बच्चों की भाषा के माध्यम से शिक्षा को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अन्य भाषाओं जैसे हिंदी के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल किसका बोध होता है? तो वैश्विक, स्थानीय, निष्कर्षात्मक, मूल्यांकन परक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय हो जाएगा। स्थानीय बोध वह कौशल है जिसमें किसी पाठ सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के लिए गहराई तक ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। दूसरा है अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। तीसरा है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। तो भाषा अधिगम में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचार करना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है शिक्षक बच्चों के सीखने में जो अंतर या समस्या रह गई है उन्हें पहचाने और सुधार करे ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? सही पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है। पहला है पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। एकमात्र सामग्री जहाँ लिखा हो उसको तो पहले काट दीजिएगा। दूसरा है यह पाठचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तीसरा है ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। यह पाठचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन यह एकमात्र संसाधन नहीं होती है। दूसरा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन। दूसरा है कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन। तीसरा है रोल प्ले में भाग लेना। चौथा ऑप्शन है नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। कौन सा कक्षाई अभ्यास में विद्यार्थियों में मौखिक भाषा में मदद करेगा? तो रोल प्ले में भाग लेना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों को रोल प्ले में भाग लेने से उनकी मौखिक भाषा विकास में मदद मिलती है क्योंकि इसमें बच्चे संवाद करते हैं और नए शब्दों, वाक्य या संरचनाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें बच्चे वास्तविक जीवन के परिप्रेक्ष्य में भाषा का उपयोग करते हैं जिससे उनकी भाषा कौशल में सुधार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। दूसरा है शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। तीसरा है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है
भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। दूसरा है शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि यूं ही बस। तीसरा है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं करती। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, इसका मतलब है शब्दों और उनके अर्थों के बीच कोई स्वाभाविक या प्राकृतिक संबंध नहीं होता, क्योंकि यह संबंध समाज द्वारा तय किया जाता है। यह सांस्कृतिक और मनोसामाजिक समझ पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, तो पहला है उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। तो व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक अनुशंसा करता है तो नियम प्रस्तुत करने चाहिए पहले। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। निगमनात्मक उपागम डिडक्टिव अप्रोच होता है। इसके अनुसार सबसे पहले व्याकरण के नियम को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उन नियमों का अभ्यास करवाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तो व्याख्यान करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्सट्रापुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सट्रापुलेशन ये विधि तथ्यों को आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, जिसमें वर्तमान जानकारी के आधार पर भविष्य या अन्य संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा है शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वच्छंद लेखन विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और रचनात्मकता के साथ विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है, जिससे छात्र लेखन प्रवाह में नवीनता ला सकते हैं। इसका राइट आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, अपने विद्यार्थी को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, गहन पठन। आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो इस पठन को क्या कहा जाता है? तो गहन पठन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। गहन पठन में विद्यार्थी न केवल सामग्री को ध्यान से पढ़ते हैं, बल्कि संदर्भ और प्रसंग को समझकर विश्लेषण करते हैं, फिर उत्तर देते हैं। गहन पठन क्यों किया जाता है?
तो विचारशील और अधिक जानकारी के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब डैश बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों के अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब भाषा अर्जन तब सबसे प्रभावी होता है जब बच्चों को उस भाषा का सही और प्राकृतिक परिवेश मिलता है जिससे बच्चे भाषा स्वाभाविक रूप से सीख पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है? तो प्राकृत, द्विभाषिक, श्रव्य भाषिक, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। प्रत्यक्ष विधि में छात्रों को उनकी मातृभाषा का उपयोग किए बिना सीधे लक्ष्य भाषा में दी जाती है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता है बल्कि लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।